हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हम कर रहे हैं अपना व्याधि सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है वो रोग निदान के पेपर 2 का पार्ट है, जिसमें हम लोग सारे डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रमेह व्याधि के बारे में। इस वीडियो से आपका लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों ही तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स। प्रमेय के कितने टाइप्स होते हैं और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कौन से शास्त्र में क्या बताया है वो देखते हैं। तो पहला है व्याधि परिचय। आयुर्वेद संहिता में जो प्रमेय है वो स्वतंत्र रूप में एक व्याधि बताया गया है, ये सब हम लोग जानते हैं। और जो कि मिथ्या आहार विहार करने के कारण वहाँ पे दोषों की विकृति होती है और विशिष्ट लक्षण के समूह वहाँ पे देखने को मिलते हैं और एक घातक व्याधि को उत्पन्न करते हैं जिसका नाम है प्रमेह। प्रमेह को महागद्य व्याधि के अंदर रखा गया है। और जो हमारा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है इन सभी लक्षणों के आधार पर प्रमेह रोग को हम लोग डायबिटीज मेलाइटस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रमेय की निरुक्ति है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली इतना समझ में आना चाहिए कि प्रमेय जो शब्द है उसका मतलब ही होता है कि प्रभुत मात्रा में विकृत मूत्र का त्याग करना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रमेय का मतलब क्या होता है, और ये प्रमेय का एक बहुत ही बड़ा क्लिनिकल डायग्नोसिस भी है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में क्या बोला है माधव निदान ने? प्रकर्षेण प्रभुतम मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोग सह प्रमेह, यानी कि बार बार प्रायः गंदले मूत्र का त्याग करना ही प्रमेह कहलाता है। तो इजी है, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद हम भेद यानी कि टाइप्स की बात करें तो हेतु भेद से यहाँ पे 3 प्रकार के प्रमेह बताए गए हैं। सहज यानी कि हेरिडेटरी, कुलज यानी कि जो फैमिली से पास ऑन होता है, फैमिलियल, और थर्ड है हमारे पास अपथ्यजन्य यानी कि जो हमारे मिथ्या आहार विहार के कारण जो अक्वायर्ड होता है ड्यू टू लाइफस्टाइल, उसको हम लोग अपथ्यजन्य कहते हैं। तो हेतु भेद से 3 हो गए, सहज, कुलज और अपथ्यज। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया है वो देह प्रकृति भेद से। देह प्रकृति भेद से हमारे पास 2 तरह के प्रमेय होते हैं, एक स्थूल प्रमेय होता है और एक कृष्ण प्रमेय होता है। जो स्थूल प्रमेय होता है वो बलवान रोगी में वहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब ओबिस डायबिटिक पर्सन होता है वो। और जो कृष्ण प्रमेही होता है वो दुर्बल होता है, यानी कि लीन डायबिटिक पेशेंट होता है। उसके बाद मूत्र विकार भेद से वहाँ पे 20 प्रकार के प्रमेय बताए गए हैं, जिसमें से दोषों के हिसाब से अगेन वहाँ पे डिवीज़न है, जिसमें से कफज प्रमेय जो है वो 10 होते हैं, पैतिक प्रमेय जो होते हैं वो 6 होते हैं, और जो वातज प्रमेय होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रमेय जो है वो कुल 20 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रमेय के प्रकार डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे मैंने अलग से लिख के रखा है। तो जो कफज प्रमेय होता है उसके अंदर जो 10 है वो कौन कौन से हैं? पहला है उदक में है, दूसरा है इक्षु में है, तीसरा है सांद्र में है, फिर सांद्र प्रसाद में है, फिर शुक्ल में है, शुक्र में है, सिक्ता में है, शीत में है और स्नेह में। ठीक है, ये श से आप याद रख सकते हो। शुक्ल में, शुक्र में, सिक्ता, शीत और स्नेह में, और लास्ट में है लाल में है। पित्तज के अंदर 6 आता है, कौन कौन से है? क्षार में है, काल में है, नील में है, रक्तज में, फिर है मंजिष्ठा में है और हरिद्रा में है। और वातज के अंदर 4 आता है, वस्सा, मज्जा, हस्ती और मधु में है। ये 4 प्रकार के वातज के अंदर आते हैं। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, उतना भी कठिन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं निदान। तो निदान क्या क्या हो सकता है, देखो। तो सबसे पहला है सहज प्रमेय। सहज प्रमेय में अगर बीज में ही दोष है तो उससे डेवलप होता है सहज प्रमेय है, जो कि हेरिडिटरी होता है। फिर आता है कुलज प्रमेय। कुलज प्रमेय में जो कुलज प्रवृत्ति होती है, यानी कि फैमिली में माता पिता को होगी तो फिर डॉटर या सन को भी हो सकता है, तो वो हो गया कुलज प्रमेय। जो अपथ्यज प्रमेय है वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है। इसके हमने निदान को 2 भाग में बांटा है, एक विहारज निदान और दूसरा है आहारज निदान। तो विहारज निदान में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे है पहला आस्य सुखम, मतलब एकदम आराम से, एकदम सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एकदम आराम से हमेशा बैठे रहना, लेटे रहना। फिर दूसरा है स्वप्न सुखम, बहुत ज़्यादा सोना, दिन में भी सोना, रात में भी सोना, तो वो
स्वप्न सुखम, कोई भी चिंता नहीं करना, आराम से बैठे रहना, आराम से सोते रहना। तो ये पूरा का पूरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो ये सब विहारज में आ जाता है। दूसरा है आहारज निदान। आहारज निदान में जो दही है या फिर दही से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो, फिर जो ग्राम में औदक और आनुक मांस होते हैं उसके खाने से बहुत ज़्यादा अति सेवन करेंगे तो दूध या फिर दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खाने से, जो नए अन्न होते हैं, नव अन्न, नया चावल हो गया, नया गेहूं हो गया, ये सब अगर ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो गुड़ के जो विकार होते हैं, गुड़ के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको सेवन करने से, और सभी प्रकार के कफकर पदार्थ जो होते हैं उनका अति सेवन करने से जो है वो प्रमेह व्याधि डेवलप होता है। ठीक है, तो जितने भी हाई कैलोरिक डाइट होते हैं उससे प्रमेह हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड आता है हमारे पास निदान पंचक में, वो है पूर्व रूप। पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है? तो अति स्वेद, बहुत ज़्यादा पेशेंट को पसीना आता है। फिर शरीर में विस्त्र गंध आना, फाउल ओडर वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आना शरीर से, कितना भी स्नान करता है फिर भी वहाँ पे उसके शरीर से आता है। फिर शिथिल अंगता, लूजनेस, लगता है एकदम हेवी बॉडी है, लूज बॉडी है, एकदम वहाँ पे फुर्तीला नहीं रहता है। उसके बाद सय आसन स्वप्न सुख रतिश्च, यानी कि बैठने और सोने में अधिक कामना रखना, हमेशा मन करेगा कि बैठे रहे, सोए रहे, ऐसा पेशेंट को मन करता है। उसके बाद घन अंगता, बहुत ही हेवीनेस वहाँ पे फील होगा पेशेंट को। उसका जो नेत्र है, कर्ण है, जिह्वा है, दंत है, इसमें बहुत ज़्यादा मलों की अधिकता हो जाएगी, वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा जमा होने लगेगा। उसके बाद उसका जो केस है, नाखून है, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, अति वृद्धि होगी। जो तालु है और जो कंठ है उसका शोष होने लगेगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगा। फिर शीतल द्रव्यों की अधिक कामना करता है। मुख में हमेशा स्वीटनेस रहता है, मधुर रस रहता है। फिर शरीर के ऊपर या फिर मूत्र के ऊपर चींटियाँ लगना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। जो पिपलिका, पिपलिका दर्शन होता है वहाँ पे, मूत्र अगर जो प्रमेह का पेशेंट है वो टॉयलेट करके अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे चींटी लग जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा स्वीटनेस, मधुरता के कारण उसके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्टिकीनेस रहता है, तो इसलिए वहाँ पे चींटियाँ उसके शरीर पे भी लग सकती है, मक्खी आसपास मंडराएंगी। तो ये कहने का मतलब है। फिर आलस रहेगा बहुत ज़्यादा। फिर पिपासा अधिक, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा। फिर शरीर में बहुत ज़्यादा चिकनता रहेगी, स्टिकीनेस रहेगा। सर्वांग शून्यता, सर्वांग शून्यता यानी कि नमनेस वहाँ पे पूरे बॉडी में रहेगा। फिर हस्तपाद सुप्तता, धीरे धीरे लक्षण देखो बढ़ते जा रहा है, वहाँ पे नर्व इन्वॉल्व होने के कारण वहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वांग शून्यता और हस्तपाद सुप्तता, नमनेस वहाँ पे हो रहा है। फिर हस्तपाद तथा जो तल है वहाँ पे दाह उत्पन्न हो रहा है, शरीर में भारीपन रह रहा है, श्वास में कृच्छता, वहाँ पे डिस्निया डेवलप हो रहा है, ब्रेथलेसनेस डेवलप हो रहा है। फिर तंद्रा वहाँ पे हमेशा बना रहना, ड्राउजीनेस रहना, अवसाद, डिप्रेशन स्टेट में जाना, क्योंकि तम गुण बढ़ रहा है ना, तो मन का तम गुण अगर बढ़ेगा तो फिर वहाँ पे अवसाद, डिप्रेशन रहेगा। और केशों का जटिली भाव होना, केस जो है वो आपस में फंस जाते हैं। तो ये सभी जो है वो पूर्व रूप है प्रमेह के। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, पूर्व रूप से ही प्रमेह जो है वो डायग्नोस हो जाता है मेनली। मॉडर्न के भी आप अगर सिम्टम्स देखोगे ना डायबिटीज मेलाइटिस के, तो वहाँ पे क्या आपको दिखेगा, पॉलीडिप्सिया दिखेगा, है ना, पॉलीडिप्सिया दिखेगा, पॉलीफेजिया दिखेगा, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया दिखेगा। बाकी बर्निंग सेंसेशन रहता है फीट के ऊपर, नमनेस रहता है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि चलते चलते मेरा चप्पल खुल जाता है, मेरे को पता नहीं चलता है। तो ये सब मॉडर्न भी सेम, अगर आप देखोगे तो मॉडर्न में भी सेम ही चीज़ बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रूप के ऊपर। तो रूप में देखो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, मेनली ये सारे कंप्लेन लेके आता है, ये सभी कॉमन कंप्लेन है। उसके बाद दोषों के आधार पर अलग अलग कंप्लेन बताए गए हैं मूत्र के आधार पर। तो ये कॉमन कंप्लेन क्या करेगा कि प्रभुत मूत्रता, पॉलीयूरिया होता है। फिर आविल मूत्रता, टर्बिड यूरिन निकलता है। शरीर में हमेशा गुरुता रहता है, विबंध डेवलप, कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेन कर सकता है। फिर शरीर में जाड़्यता यानी कि स्टिफनेस रहता है, बॉडी में शिथिलता रहती है। फिर अकस्मात मूत्र निर्गमन, यानी कि अगर चिल्ड्रन की बात करें तो अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे इनवॉलेंट्री बेड वेटिंग देखने को मिलता है, बच्चे को पता नहीं चलता है और मूत्र का वहाँ पे प्रवृत्ति हो जाती है। फिर जो मूत्र का गुण कैसा बताया गया है कि वो कषाय होगा, मधुर रस का होगा और रुक्ष होगा।
पांडु वर्ण का वहाँ पे मूत्र निकलेगा, श्वेत वर्ण का और घन एकदम से गाढ़ा वहाँ पे वाइट टर्बिड मूत्र वहाँ पे देखने को मिलेगा। और मुख में हमेशा मधुरता यानी कि स्वीट टेस्ट बना रहेगा और शरीर में भी माधुर्यता वहाँ पे बना रहेगा, स्टिकीनेस रहेगा पूरे बॉडी में, मक्खी आसपास मंडराएगी, कितना भी नहा लो एक अलग सा ही गंध आता है पूरे शरीर से। तो ये सब जो है वो रूप बताए गए हैं साइंस और सिम्टम्स आयुर्वेद में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दोषों के हिसाब से मूत्र के बेसिस पे हमने जो कफज, पित्तज और वातज प्रमेह के डिफरेंट डिफरेंट ने भेद देखे, कफज के 10 देखे, पित्तज के 6 देखे, वातज के 4 देखे। तो मूत्र के आधार पर उनके लक्षण बताए गए हैं। जैसे देखो, जो उदक में है उसमें कैसा मूत्र रहेगा, अच्छे रहेंगे, शीतम रहेगा, जलीय रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आविल रहेगा, पिच्चल रहेगा। जो इक्षु में होता है उसमें मूत्र कैसा, इक्षु रस के समान निकलता है। जो सांद्र में होता है उसमें मूत्र जो है वो सांद्री भवेत पर्यूषित, यानी कि उसमें कुछ तो पार्टिकल्स मिला रहता है, पर्यूषित कॉन्टैमिनेटेड रहता है और सांद्र रहता है, थोड़ा सा डेंस रहता है। फिर सुरा में को सांद्र प्रसाद में भी कहा जाता है, तो सुरा के तुल्य रहता है, इसलिए इसको सुरा में भी कहा जाता है। ये जो सुरा में होता है ना, क्या होता है कि जो सांद्र में को तुम थोड़े देर के लिए छोड़ दोगे तो ऊपर का पार्ट जो होता है वो स्वच्छ हो जाता है और नीचे का पार्ट गाढ़ा रहता है, तो उसको हम लोग सुरा में कहते हैं। उसके बाद आता है पिष्ट में। पिष्ट में को आप शुक्ल में भी कह सकते हो, तो चावल के पानी की तरह वहाँ पे मूत्र निकलेगा। फिर शुक्र में, शुक्र वहाँ पे या तो शुक्र की तरह निकलेगा या फिर शुक्र मिश्रित निकलेगा, शुक्र आभम या फिर शुक्र मिश्रित। उसके बाद सिक्ता में जो मूत्र है सिक्ता युक्त तो होगा मूत्र वहाँ पे। फिर शीत में बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक शीत होगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा। फिर वहाँ पे सने में थोड़ा थोड़ा बार बार मूत्र त्याग होगा। और लाल में वहाँ पे थोड़ा पिच्चिल लाल तंतु युक्त मूत्र निकलेगा। तो ये हमने कफज का देखा। उसके बाद पित्तज में 6 टाइप हमने देखे थे। क्षार में है, नील में है, काल में है, हरिद्रा में है, मंजिष्ठा में है और रक्त में है। तो क्षार में है, क्षार में बोला है तो क्षार वहाँ पे क्षारीय वर्ण का रहेगा, क्षारीय स्पर्श का रहेगा, तो ऐसा मूत्र जो होगा वो क्षार में कहलाएगा। फिर नील में जो मूत्र है वो नीलाभम, नील आभा वाला होगा। काल में के अंदर जो मूत्र है वो मसी निभम, यानी कि थोड़ा सा ब्लैकिश इंक लाइक यूरिन वहाँ पे या फिर हिमेचूरिया वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हरिद्रा में है, हरिद्रा के पानी के जैसा वहाँ पे आभा वाला मूत्र निकलेगा दाह के साथ। उसके बाद मंजिष्ठा के जैसा मूत्र निकलेगा। फिर रक्त में है, रक्त में उष्ण और रक्त आभा वाला मूत्र निकलेगा, तो उसको हम लोग रक्त में कहते हैं, ठीक है। और वातज में हम देखें तो 4 हमने देखा, वस्सा में है, मज्जा में है, हस्ती में है और छौद्र में है। वस्सा में वस्सा मिश्रित या फिर वस्सा की आभा वाला मुहुर बार बार मूत्र का त्याग वहाँ पे देखने को मिलेगा। मज्जा में के अंदर मज्जा मिश्रित या फिर मज्जा की आभा वाला मुहुर बार बार मूत्र का त्याग देखने को मिलेगा। हस्ती में के अंदर लसिका युक्त रहेगा या फिर विबंध और निरंतर मूत्र का वहाँ पे त्याग देखने को मिलेगा। और लास्ट है हमारे पास छौद्र में का अगर आप देखोगे रस यहाँ पे तो मधुर और कषाय होता है, बिल्कुल एकदम मधु के जैसा, हनी जैसा होता है ना, वैसा ही इसका रस होता है और ये बहुत ही रुक्ष होता है मूत्र। तो ये हमने रूप देखा, मूत्र के हिसाब से भी देख लिया। उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया कि कफज 10 प्रकार होता है, पित्तज 6 प्रकार होता है, वातज 4 प्रकार होता है। अब हम लोग देखेंगे संप्राप्ति, प्रमेह कैसे डेवलप होता है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है। तो सबसे पहले क्या हुआ, निदान का सेवन हुआ, निदान का सेवन हो गया। निदान का सेवन 3 तरीके से हो रहा है, जैसे आहारज निदान का सेवन हो रहा है, विहारज निदान का भी सेवन हो रहा है और अन्य निदान का भी सेवन हो रहा है, जो कि धातु क्षय कारक रोग को उत्पन्न करने वाला है। तो आहारज में हमने देखा कि दही, नव, अन्न, जल, गुड़ की विकृति, क्षीर की विकृति, पिष्ट अन्न, ये सब अगर देखोगे तो ये क्या है, कफ को बढ़ाने वाले हैं, कफ को प्रकोप करने वाले हैं। तो इनसे जो दोषों का प्रकोप होता है, मेनली कफ दोष का सबसे पहले प्रकोप होता है, उसके बाद पित्त और वात का प्रकोप होता है। तो अगर आप देखोगे ना तो जो प्रमेह है वो कफ प्रधान व्याधि है। कोई भी प्रमेह का पेशेंट होगा उसमें कफ की प्रधानता होगी, जो बॉडी होता है पहले से शिथिल रहता है, तब जाके उसमें प्रमेह उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये एक कफ प्रधान व्याधि है,
ठीक है। उसके बाद जब हम लोग विहारज में देखते हैं, जैसे आज से सुख कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, वेगों का संधारण कर रहे हैं, तो इससे ख वैगुण्य डेवलप होता है पूरी बॉडी में। यानी कि कहीं तो जा कर के बॉडी में इंजरी होती है और वो जो तीनों दोष हैं वहाँ पे जा कर के अटैक करते हैं। एक साथ अटैक कर सकते हैं या फिर अलग अलग अटैक कर सकते हैं। तो ख वैगुण्य डेवलप हुआ। तो ख वैगुण्य मेनली कहाँ डेवलप होता है? तो बस्ती प्रदेश में, वृक्क प्रदेश में, अग्न्याशय जो है, इन सभी स्रोतों के में वहाँ पे ख वैगुण्य डेवलप होता है। फिर प्रसर होता है, दोषों का प्रसर होता है इन सभी स्थानों पर, और मेनली बस्ती में। फिर स्थान संश्रय होता है, बस्ती में स्थान संश्रय होता है दोषों का। फिर ये दोष क्या करते हैं? दुष्य को दूषित करते हैं। आपने सुना होगा कि प्रमेह के कितने दुष्य होते हैं? 10 दुष्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं 10 दुष्य? रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि नहीं होता है, मज्जा, शुक्र, अस्थि को छोड़कर 6 धातु होते हैं, इन सभी की दुष्टि होती है, इन सभी की दुष्टि होती है। फिर पूर्व रूप उत्पन्न होता है। फिर वहाँ पे मूत्रवा स्रोतस का अति प्रवृत्ति होता है, बस्ती प्रदेश की दुष्टि होती है। वृक्क और मूत्र, वहाँ पे इन सभी की दुष्टि होती है। और फिर मूत्र, जो हमने देखा कि मूत्र भेद से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमेय हमने जो देखा वो सभी डेवलप होता है। ठीक है, कफज, वातज और पित्तज, ये सब जो है वो डेवलप होता है मूत्र भेद से। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे पैथोलॉजी, लेकिन आप ये वाला देखोगे तो बहुत ही आसान है। क्या हो रहा है? तो देखो, वातज प्रमेय में क्या होता है कि कफ और पित्त दोष जब वात की अपेक्षा क्षीण रहते हैं, यानी कि वात दोष जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन कफ और पित्त दोष दोनों का क्षय हो गया है, तो वात की वृद्धि होती है। फिर वो क्या करता है, जो धातु हैं जैसे वत्सा है, मज्जा, लसिका, ओज है, उसको मूत्राशय में ले जा कर के उसको मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है और वातज प्रमेय उत्पन्न करता है। उसी तरह पित्तज प्रमेय में उष्ण द्रव्यों का सेवन करने से बढ़ा हुआ जो पित्त है, प्रकुपित पित्त है, वो मेद, मांस आदि जो शरीर के क्लेद होते हैं उसको दूषित करता है और पित्तज प्रमेय उत्पन्न करता है। फिर कफज प्रमेय, कफ वर्धक पदार्थों का सेवन करने से जो प्रकुपित हुआ कफ है वो मेद, मांस, बस्ती में स्थित शारीरिक जो क्लेद होते हैं उसको दूषित करता है और फिर कफज प्रमेय उत्पन्न करता है। और जो सहज प्रमेय होता है, प्रमेय के जो उत्पादक दोषों के कारण, जीव के उत्पादक बीज में दुष्ट होने जाने के कारण वहाँ पे प्रमेही माता पिता के संतान में असाध्य स्वरूप वाला सहज प्रमेय डेवलप हो जाता है। एक बार और मैं इजी तरीके से अगर आपको बताऊं तो क्या होता है कि निदान का सेवन होता है, निदान का सेवन होता है। निदान का सेवन होने से पहले ना, जो व्यक्ति है, जो रोगी है, उसका बॉडी पहले से शिथिल होता है, उसके जो सभी धातु होते हैं वो शिथिल होता है। वो निदान का सेवन करता है तो वहाँ पे कफ दोष का प्रकोप होता है, क्योंकि ये कफ प्रधान व्याधि है, कफ दोष का प्रकोप होता है। ठीक है। उसके बाद जो कफ है वो क्या करता है, मेद को दूषित करता है। सबसे पहले मेद को दूषित करता है। क्यों? क्योंकि कफ और मेद का आश्रय आश्रय संबंध रहता है। कफ और मेद मिलकर के मांस को दूषित करते हैं, मांस धातु को दूषित करते हैं। और उसके बाद ये तीनों जो है वो शरीर के जो जितने भी क्लेद होते हैं उसको मूत्र मार्ग में, यानी कि बस्ती में ले जाते हैं, मूत्र मार्ग में ले जाते हैं और वहां से बाहर निकाल देते हैं और प्रमेह रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, प्रमेह रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो ये बहुत ही और भी आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और इजी तरीके से आपको समझा दूंगा। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संप्राप्ति घटक, कौन कौन से घटक इसमें इन्वॉल्व है। तो दोषों की बात करें तो जो प्रमेह है वो कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि है, और कफ में क्लेदक कफ इन्वॉल्व रहता है, पित्त में पाचक पित्त इन्वॉल्व रहता है, और वात में व्यान और अपान वायु इन्वॉल्व रहता है। दुष्य की बात करें तो धातु में मेद, रक्त, शुक्र, अंबु, वसा, लसिका, मज्जा, रस, ओज और मांस धातु इन्वॉल्व रहते हैं। अगर मल की बात करें तो मूत्र, और धातु मल की बात करें तो स्वेद, केस, नख और ओज इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, उनकी दुष्टि होती है। अग्नि देखे तो जाठरा अग्नि, धात्वा अग्नि और भूता अग्नि तीनों वहाँ पे प्रभाव
प्रभावित रहते हैं। अग्नि दुष्टि देखें तो मंद अग्नि हो सकता है, विषम अग्नि हो सकता है, तीक्ष्ण अग्नि हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा दोष ज़्यादा प्रधान है। ठीक है, फिर उसके बाद आम वहाँ पे देखें तो अग्निजन्य होता है, आम की उत्पत्ति होती है वहाँ पे। स्रोतस कौन से इन्वॉल्व रहते हैं तो मूत्रवह स्रोतस, मेदवह स्रोतस, रक्तवह स्रोतस, शुक्रवह स्रोतस, उदकवह स्रोतस, मज्जवह स्रोतस, रसवह स्रोतस, ओजवह स्रोतस और मांसवह स्रोतस। तो आप अगर देखें तो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि को छोड़ करके मज्जा, शुक्र, यानी कि जो 6 धातु है उन सभी के स्रोतस इन्वॉल्व है। फिर मल में वहाँ पे मूत्र का स्रोतस इन्वॉल्व है, मूत्रवह स्रोतस इन्वॉल्व है। फिर वहाँ पे 3 जो इम्पॉर्टेंट बताए गए हैं उसमें से उदकवह स्रोतस यहाँ पे इन्वॉल्व है, और फिर लास्ट में ओजवह स्रोतस भी इन्वॉल्व है। तो जो हमने 10 दुष्य देखे हैं उन्हीं के स्रोतस इन्वॉल्व है। ठीक है, दुष्टि देखें, स्रोतस की दुष्टि तो अति प्रवृत्ति हो रही है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उद्भव स्थान कहाँ है तो अगेन मूत्रवह और स्रोतसगत अव्यय जो होते हैं जैसे बस्ती है तो वहाँ पे उद्भव स्थान है। संचार स्थान कहाँ पे है तो रसायनी, मूत्रवाहिनी, रसवाहिनी धमनी जो है, पित्तवाहिनी धमनी है, कफ वाहिनी धमनी है, शोणित वाहिनी धमनी है, ये सब इन्वॉल्व है यहाँ पे। व्यक्त कहाँ पे हो रहा है तो मूत्रवह स्रोतस में व्यक्त हो रहा है, यानी कि मेनली बस्ती स्थान में ही वहाँ पे उद्भव भी हो रहा है, और व्यक्त मूत्रवह स्रोतस से हो रहा है, मूत्र मार्ग में हो रहा है। अधिष्ठान कहाँ पे मूत्रवह स्रोतस में ही है। ठीक है, स्वभाव अगर देखें तो ये आशुकारी भी हो सकता है और चीरकारी भी हो सकता है। प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए कि जो कफज प्रमेय होता है वो साध्य होता है, जो पित्तज प्रमेय होता है वो कृच्छ साध्य होता है, और जो वातज प्रमेय होता है वो असाध्य होता है। रोग भेद हमने देखे 20 प्रकार का होता है, जिसमें कफज के 10 होते हैं, पित्तज के 6 होते हैं, वातज के 4 होते हैं। और लास्ट है रोग मार्ग, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मध्यम और बाह्य दोनों ही मार्ग में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए ये कष्ट साध्य रोग है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारे पास उपद्रव। उपद्रव में आप देख सकते हैं तृष्णा है, अतिसार है, दाह है, दौर्बल्य है, अरुचि है, अविपाक है, दुर्गंधता होना और पुति युक्त पीड़िकाएं। यहाँ पे 7 प्रकार की जो पीड़िकाएं बताई गई हैं, अलजी, विंता, विद्रधि, सार्विका, फिर कच्छपिका, जालिनी, शर्षपी। तो जैसे डायबिटिक अल्सर जो हम लोग कहते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलता है एज अ उपद्रव और कॉम्प्लिकेशन। तो ये हमने प्रमेह व्याधि के बारे में देखा। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद।